Hello everyone. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 6th of January. So the first news, there are three news which are going to, or even four news which are going to discuss on the first pages. The first news says, the title is Putin orders ceasefire for 36 hours in Ukraine. So यहाँ पे क्या हुआ है कि दिस इज नॉट अ परमानेंट सीजफायर. सीजफायर का मतलब होता है कहीं ना कहीं युद्ध विराम की, जो दोनों देशों के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्या उस पर परमानेंट युद्ध विराम लग गया है? ऐसा नहीं है. ये बेसिकली एक टेम्परेरी युद्ध विराम है, दैट इज सीज फायर है. और इसी का ऑर्डर यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उन्होंने यहाँ पर दिया है कि अगले 36 आवर्स तक सीज फायर रहेगा. किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में. ऐसा क्यों बोला गया? क्या वो पीछे हट गए इस वॉर से? नहीं, ऐसा नहीं है. बेसिकली हुआ क्या कि रशिया का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि क्रिसमस की जो ईव है, रशिया जो है क्रिसमस 7th ऑफ जनवरी को उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग वहाँ सेलिब्रेट करता है. तो 6th ऑफ जनवरी के जो है आफ्टरनून से 20 और 7th ऑफ जनवरी तक, मतलब लगभग 36 आवर्स तक ये जो समय है, तब यहाँ पे रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा. और कहीं ना कहीं जो इशू है, जो डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में चल रहा है, उसमें जिस तरीके से आर्म्ड कहीं ना कहीं हथियारों का प्रयोग यहाँ होता है, तो उसको यहाँ पे नहीं किया जाएगा. सो इसी चीज़ को रिआइटरेट यहाँ पे रशियन ऑफिशियल्स ने यहाँ पर किया कि यूक्रेन को भी इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सपोर्ट करना, क्योंकि देर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल who are from Russia but they are living in यूक्रेन, और वो भी इस कैलेंडर के थ्रू यहाँ पर 7th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं. तो बट यूक्रेन ने बेसिकली यहाँ पर क्या कहा है, दिस इज बेसिकली प्रोपेगेंडा जो यहाँ पर रशिया यहाँ पर करना चाहता है. बट और हम इन चीज़ों को किसी भी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते. सो हम यहाँ पर काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जिस तरीके से सीज फायर की बातचीत यहाँ पर की जा रही है, कंप्लीट यहाँ पर सीज फायर हो, ताकि इस युद्ध की वजह से, इशू की वजह से जो इशूज समूचे विश्व को यहाँ पर झेलने पड़ रहे हैं, तो वो सब समाप्त हो. बट यहाँ पे टेम्परेरी यहाँ पर सीजफायर हुआ है. और जैसा मैंने आपको बताया, यूक्रेन ने इसको महज एक प्रोपेगेंडा बताया कि ये प्रोपेगेंडा है. और इन कमिंग टाइम्स वी माइट सी, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, उनकी जो टर्की है उसके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर रसिप तैयब अर्दोगन, उनसे बातचीत हुई है. और उन्होंने यहाँ पर रिआइटरेट किया है, जो रशियन प्रेसिडेंट है, कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज है हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं. बट इसमें यहाँ पर यूक्रेन को भी साथ में आना पड़ेगा बातचीत के लिए. बट यूक्रेन ऑफिशियल्स का मानना है कि ऑन वन साइड आप जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पर अटैक कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड यू वांट कि हम बातचीत करें, उसके जरिए सोल्यूशन निकालें, तो ये दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल नहीं है. सो दिस वॉज अबाउट दिस टेम्पररी सीज फायर, राइट. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं. देन उसी के पास में एक न्यूज़ है, आपने काफ़ी समय से आप देख भी रहे होंगे, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे भी आ रही है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट थ्वाट्स इविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी. सो यहाँ पर क्या हुआ, इस इशू को समझते हैं. और अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया. बेसिकली हुआ क्या कि उत्तराखंड में देयर इज अ प्लेस, आपने नैनीताल का नाम सुना होगा, उसी के साउदर्न रीजन में आता है, दैट इज हल्द्वानी, एक विलेज है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेलवे के पास में एक बहुत बड़ा लैंड था, जो रेलवे लाइन्स है हल्द्वानी में, उसके पास में एक बहुत बड़ा लैंड था. और वहाँ पे एनक्रोचमेंट यहाँ पर किया गया था, एंड नियरली 50,000 पीपल वर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस. एंड प्रीडोमिनेंटली वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, राइट. तो हुआ क्या, यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर क्या किया कि इससे रिलेटेड यहाँ पर अभी अभी जो अनाउंसमेंट आया, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, बट इसका कॉन्टेक्स्ट समझते पहले हुआ क्या था कि रेलवे और हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड यहाँ पर 2017 में बातचीत करी थी, और एक प्रॉपर एक कमेटी बनाई थी. उसके बाद ये डिसाइड किया था कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो इलीगली रह रहे हैं और इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए. उसके बाद फाइनली यहाँ पर पिछले ही साल हमने देखा था 2022 दिसंबर 20th वॉज द डेट जब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस चीज़ का डिसीजन लिया कि यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, बिकॉज वो जो लैंड है वो किसकी है, इंडियन रेलवेज की है. सो यहाँ पे फिर क्या आ जाता है कि लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जितने लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग, लगभग 50,000 पब्लिक वहाँ पर रहती है, लगभग 4 से 4,500 फैमिलीज वहाँ पर रहती है. तो ऐसे में एकदम से अगर उनको हटा देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ, और स्पेशली भी ठंड का समय, नॉर्दर्न इंडिया में हम जानते हैं ऑलरेडी ठंड ज़्यादा पड़ती है. तो उनके लिए कैसे, क्या मतलब प्रोसेस क्या रहेगा आगे. सो हुआ क्या, 1 जनवरी 2023 को अभी इस रिलेटेड यहाँ पर जो है एक प्रेस रिलीज यहाँ पर की गई बाय द इंडियन रेलवेज, और उन्होंने यहाँ पर बोला कि 7 दिन का समय है, और यहाँ पे हल्द्वानी में जो विलेज में जिन लोगों ने इलीगली यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर रखा है, वो क्या करें, वो अपना स्थान छोड़ दे और वहाँ से चले जाए. तो उसी के बाद बहुत सारी पिटिशंस हमने देखा, वो हाई कोर्ट्स में और इवन सुप्रीम कोर्ट्स में भी बहुत सारी पिटिशंस यहाँ पर चली गई. पिटिशनर्स का क्या मानना था कि
हम जो लोग हैं लगभग हम यहाँ पे 50 साल 70 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और एकदम से ऐसा मतलब हाईकोर्ट के द्वारा आदेश आ जाता है कि हमको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, हम जाएंगे कहाँ, राइट। तो इसी वजह से जिस तरीके से हमने सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट हमने देखा था, हम देख रहे थे कि शाहीन बाग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो इन द सेम में बताया जा रहा है कि इसी तरीके का प्रोटेस्ट क्या पता आने वाले समय में इस तरीके का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। हम चाहते हैं ऐसा प्रोटेस्ट ना हो, बट यहाँ पे ये जरूर माना जा रहा है कि इलीगली एंक्रोचमेंट यहाँ पर हुआ है कि हम बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो अब आप एकदम से हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते। सॉरी, पिटिशनर्स का ये भी मानना है कि हम काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, इवन हमारे पास जो है वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हम वाटर बिल जो दे रहे हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, मतलब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट जो बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए जो हमको बेसिक अमाउंट यहाँ पे पे करना पड़ता है वो सब तो हम यहाँ पे दे ही रहे हैं। तो ऐसे में इतने समय से अगर हम रह रहे हैं और हमको यहाँ से निकाल दिया जा रहा है, तो हम आगे जो है ये अपनी हमारी जो फैमिलीज़ है उनका यहाँ पर पालन पोषण हम कैसे करेंगे, और यहाँ से हम कैसे यहाँ से चले भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो इसी वजह से यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 1 जनवरी को यहाँ पर इसकी डेट आई थी, प्रेस रिलीज आया था, 7 जनवरी का टाइम दिया था और 10 जनवरी तक बोल दिया था कि भैया यहाँ से आपको खाली करना ही पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो करेंगे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी फॉर द टाइम बिंग तो स्टे लगा दिया जो 10 जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी हो पाएगा जब दोनों साइड के लोग जो है जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं और जो इंडियन रेलवे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन रेलवेज की बहुत सारी ज़मीन है और इंडियन रेलवे अल्टीमेटली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या रेलवे लाइन को और स्ट्रेंथन करना, अपने जो लोग हैं मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर्स हैं उनको और बेटर सर्विस देना, तो उसके लिए काफ़ी सारे काम कर सकता है। और लगभग जो लैंड है वो भी बहुत बड़ी है, लगभग 45 to 70 एकर्स ऑफ लैंड है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो इंक्रोचमेंट हुआ है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं 79 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पे इंडियन रेलवेज का मानना है, बट जो पिटिशनर्स है उनका मानना है कि उन्होंने पहले तो जो इंक्रोचमेंट है वो 45 एकर्स पे हुआ, बट अब यहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है वो 79 एकर्स। तो थोड़ा सा इशू चल रहा है इसके बीच में कि एक्चुअल में कितना इंक्रोचमेंट है, बट जो पूरी प्रॉपर्टी है वो पूरी किसकी है, इंडियन रेलवेज की है। अब सुप्रीम कोर्ट का मानना है, अभी स्टे लगा दिया है और नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट मंथ February 7 को यहाँ पर होगी, और फॉर द टाइम बिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अभी किसी भी तरीके से उन लोगों को नहीं हटाया जाएगा। और अभी क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्योंकि रेलवे को भी उसकी ज़मीन वापस चाहिए और ये लोग जो बोल रहे हैं उनका भी कंसर्न सही है कि हम जाएं कहाँ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कल, नॉट डिसीजन, जो कल मतलब बेंच बैठी थी, उसने फाइनली बोला कि दोनों साइड के लोगों को यहाँ पर नेगोशिएटिंग टेबल पे यहाँ पर आना होगा, इंडियन रेलवेज की साइड से और इधर से भी, सो दैट जब दोनों साथ में आएंगे तभी फाइनली इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जा सकेगा कि एक बीच का रास्ता क्या होगा। क्योंकि अदरवाइज दोनों अगर पीछे नहीं हटेंगे, रेलवेज भी एडमेंट रहेगा कि हमको ये ज़मीन जल्द से जल्द चाहिए और वो लोग भी बोलेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये और ज़्यादा इशू जो है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर साथ में आना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये हल्द्वानी वाला इशू आपको समझ आया होगा। देन थर्ड न्यूज़, दैट इज what the title of the news says, decennial census put off till September to freeze boundaries. So यहाँ पे बात हुई, डेसिनियल का मतलब होता है once in every 10 years। हमारे यहाँ पे जो सेंसस है वो हर 10 साल में होता है। हमने देखा लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, बट 2021 में जो है नेक्स्ट सेंसस 10 साल बाद होना था। बट हुआ क्या हमारे यहाँ पे कि और जो उसका टाइम पीरियड था, हमेशा जो सेंसस होता है उसका जो टेन्योर रहता है लगभग 11 महीने का समय लगता है, साल भर का समय लगता है, तो 2 फेजेज में होता है। तो इसका पहले 2021 जैसा माना गया था कि इसका जो टाइमिंग रहेगा वो अप्रैल 2020 से जो सेंसस स्टार्ट होगा और मार्च 2021 तक पूरा सेंसस खत्म हो जाएगा। सेंसस से होता क्या है कि जो डेटा कलेक्ट होता है और प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, वो पूरा सब उसी पे डिपेंड करता है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो कहीं ना कहीं बन जाता है और काफ़ी समय लगता है उसको पूरा बनाने में, लगभग 11 महीने का समय, और काफ़ी सारे ऑफिशियल्स, काफ़ी सारे वर्कर्स उसमें काम करते हैं, तब जाके फाइनली हो पाता है। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि 10 साल में होना था और जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च 2021 तक समाप्ति हो जानी चाहिए थी उसकी, बट हुआ क्या, अप्रैल 2020 जब से सेंसस स्टार्ट होना था तब तो हमने देखा कि कोविड की वेव आ गई हमारे यहाँ पे, फर्स्ट वेव हमने देखा और उसके बाद सेकेंड वेव, देन वैक्सीनेशन, तो पूरी कहानी हमें पता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है सेंसस हो ही नहीं पाया। तो अभी की सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रखी है कि सरकार ने अभी तक ये बोला था कि दिसंबर 31 की डेडलाइन है, उसके बाद हम सोचेंगे। मतलब हालांकि सरकार ने ऐसा कोई मना नहीं किया कि हम नहीं करना चाहते या किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है करंट सिचुएशन में कि बाइनियल, मतलब जैसे मैंने डेसिनियल आपको होता है हर 10 साल में होता है, यहाँ पे क्या होता है
कि जो डिमार्केशन होता है या प्रॉपर बाउंड्रीज जो होती है उसको यहाँ पर 3 महीने पहले यहाँ पर रोक दिया जाता है। मतलब अगर किसी स्टेट्स में नए डिस्ट्रिक्ट्स बनने हैं या सब डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें नई तालुकास पुलिस स्टेशन बनने हैं, तो उसमें एक डेडलाइन रहती है कि आप उतने समय तक ही कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके 3 महीने पहले तक ही किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर सेंसस जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जून 1 तक कर दिया गया, दैट मीन्स सितंबर, 3 महीने का गैप रहता है दोनों के बीच में, मतलब सेंसस स्टार्ट होने के बीच में और ये जो बाउंड्रीज और ये डिमार्केशन होता है उसमें, राइट, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो अगर ये सितंबर तक यहाँ पे होल्ड पे डाल दिया है और हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में 2024 को यहाँ पर हमारे जनरल लोकसभा इलेक्शंस आ जाएंगे और 11 महीने का समय लगेगा। तो अभी के लिए सरकार यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दिस, बट अभी जो चांसेस है वो बहुत कम लगते हैं कि करंट सिचुएशन में सेंसस हो पाएगा। रीजन बीइंग कि लगभग 10-11 महीने 12 महीने का समय लगता है और सितंबर तक होल्ड पे उसको डाल दिया। सितंबर से शायद स्टार्ट होगा, बट सितंबर से स्टार्ट होगा तो वो अगस्त 2024 तक समाप्त होगा और तब तक तो कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शंस आ जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे अभी जो इस न्यूज़ में बताया गया कि या तो ऐसा हो सकता है कुछ एक फास्ट प्रोसेस लाया जाए कि फटाफट यहाँ पे हम कर सके, हालांकि वो थोड़ा सा चांसेस कम लगते हैं, बट इन कमिंग टाइम्स वी माइट सी क्लैरिटी कि क्या होगा। बट फॉर द टाइम बिंग हमें पता होना चाहिए सेंसस हर 10 साल में होता है और अभी का सेंसस कम होना था, बट अभी के लिए सेंसस यहाँ पर नहीं हो रहा है और उसकी जो डेडलाइन है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। सेंसस की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं की है, बेसिकली जो डिमार्केशन होता है, जो डिस्ट्रिक्ट बढ़ाने होते हैं, वो सब चीज़ें होती है, उनको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेरी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ओके, सो दिस न्यूज इज बेसिकली अबाउट कोविड। सो यहां पर क्या हुआ है कि 11 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स फाउंड इन एयर पैसेंजर्स। सो यहाँ पे अभी जैसा मैंने आपको पहले भी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट देख रहे हैं, तो हमारी सरकार बहुत सजगता से यहाँ पे काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट। तो किस तरीके से काम कर रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आ रहे हैं उनको यहाँ पर उनकी टेस्टिंग हो रही है और इवन जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली जो लोग इंटरनेशनल पैसेंजर सब आ रहे थे जिनमें कोविड के सिम्टम्स पाए गए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल पाता है कि कौन सा वेरिएंट है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि अभी तक ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट अभी पाए गए, जो रिसेंट यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने यहाँ पर जो मेडिकल टीम है उन्होंने यहाँ पर की। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हमने हमारे देश में देखे। जनवरी पिछले साल ही हमने देखा था कि एक छोटी सी वेव आई थी, हालांकि इतना डेडली नहीं था, बट फिर भी केसेस काफ़ी आए थे और ऑलरेडी हम सब लोग वैक्सीनेटेड थे, तो इतना यहाँ पर इफेक्ट नहीं आया। बट यहाँ पे जैसा हमने बीच में भी डिस्कस किया था कि XBB 1.5 वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, दैट इज 11 सब वेरिएंट्स, उसमें से कुछ जैसे यहाँ पे बताए गए दैट XBB, BA 5.2, BA 1.1, 1.122, 1.1.5, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं और ये कैसे पता चल पाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ही पता चल पाता है कि कौन सा वेरिएंट है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर सरकार, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख एस मंडाविया जी, उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में बताया कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर अलर्ट मोड पे रहना चाहिए और किसी को भी कोविड के केसेस आते हैं, ऐसा कुछ लगता है तो जल्दी उसकी टेस्टिंग यहाँ पर करानी चाहिए और आने वाले समय में जो है वैक्सीनेशन पे और यहाँ पे जोर दिया जाना चाहिए। सो इन सब चीज़ों को रिआइटरेट यहाँ पे इस न्यूज़ में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, this we can skip. So now we move directly to the editorial part. So today we'll be discussing one editorial and two opinions. So what the title of the first editorial says, stabilizing ties with Nepal in uncertain times. So नेपाल की स्थिति, नेपाल में इतने समय तक हमने देखा मोनार्की थी, अब मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी आई, बट फिर भी यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नेपाल में। तो हम काफ़ी बार देखते हैं कि छोटी छोटी पार्टीज़ सरकार बना लेती है और कोalition, अभी रिसेंटली जिस तरीके का हमने देखा कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है साथ में चुनाव लड़ा था, शेर बहादुर देउबा और जो प्रचंडा जी, उनकी पार्टी ने साथ में चुनाव लड़ा, बट स्टिल जिनकी कम सीट्स आई, प्रचंडा जी वो बोलते हैं मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, देन बाद में जो पुराने पार्टनर्स थे वो साथ में आते हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए क्या मतलब, क्योंकि हमेशा नेपाल में जो सरकार आती है उसको या तो प्रो इंडिया बोला जाता है या प्रो चाइना बोला जाता है। स्पेशली जो अभी सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और हमको पता है कि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो वो दैट इज मोर प्रो चाइना और शेर बहादुर देउबा को प्रो इंडिया यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश जहाँ पे इतनी पॉलिटिकल मतलब अनस्टेबिलिटी रहती है, इंस्टेबिलिटी रहती है, तो इंडिया को किस तरीके से यहाँ पे मेजर्स लेने चाहिए, स्पेशली कीपिंग इन माइंड चाइना एज ए बिग थ्रेट। और यहाँ पे नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया कि वहाँ की क्या स्थिति है, कैसे सरकारें बदलती रहती है और अभी जिस तरीके से यहाँ पर
पीएम पोस्ट यहाँ पे 2.5 साल के लिए यहाँ पर डिवाइड करने की बात की गई कि 2.5 साल तक प्रचंडा जी यहाँ पर पीएम रहेंगे, उसके बाद केपी शर्मा ओली जी रहेंगे। पहले भी ऐसा हुआ था, बट उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं गिर गई थी, बहुत स्थिति खराब थी। तो हमारे पड़ोसी देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का होना कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा थ्रेट हो जाता है। बट यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया जो अपना काम कर रही है जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये चाइना के लिए जरूर एक विक्ट्री कह सकते हैं जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार फिर से वहाँ पर रूल रही, बट हमारे लिए भी कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कीपिंग इन माइंड, क्योंकि केपी शर्मा ओली, प्रचंडा जी, उनके जो पुराने बयान रहे हैं, उनके द्वारा जो कुछ डिसीजंस लिए गए, वो अल्टीमेटली इंडिया की जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, क्योंकि हमने पहले देखा था उत्तराखंड में जो काला पानी, लिम्पियादुरा और जो हमारे एरियाज है लिपू लेक, उसको उनको डिस्प्यूटेड यहाँ पर कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली जी ने बता दिया था। तो इन कमिंग टाइम्स विल सी, बट यहाँ पे ऑर्डर का ऐसा मानना है कि इंडिया को सिचुएशन को यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर भापना चाहिए कि इन दोनों लीडर्स का फिर से साथ में आना कैसे यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है और किस तरीके से इसका अनड्यू एडवांटेज आने वाले समय में चाइना यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, देन वी कम डाउन टू द फर्स्ट ओपिनियन। सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट ओपिनियन सेज, freedom in authority, Supreme Court is right in not adding to curbs on free speech, but leaders must value restraint. So यहाँ पे ऑर्डर का ऐसा मानना है कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, मेजोरिटी रूलिंग जो आई है 4:1 में, तो उसमें ये बताया गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसको भी फ्री स्पीच के अंडर में लिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अलग से कुछ कर्ब्स या रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर लगाया जाए। तो यहाँ पे ऑर्डर का ऐसा मानना है कि हालांकि क्योंकि जो मेजोरिटी जजमेंट आया उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो दैट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेशन कि वो उस स्टेट गवर्नमेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है या फिर उसके लिए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल ठहराया जाए। दैट इज नॉट द केस। बट यहाँ पे जो माइनॉरिटी जजमेंट आया उनका ऐसा मानना था कि जस्टिस बीवी नागरत्ना जी का कि अगर वो जब स्टेटमेंट किसी मिनिस्टर के द्वारा दिया जा रहा है और दैट इज रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट या उस मुद्दे पे बात हो रही, तो डेफिनेटली दैट पर्सन मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। सो इस रूलिंग के बारे में यहाँ पर ऑर्डर ने बताया कि वो रूलिंग कहीं ना कहीं मेजोरिटी जजमेंट ने इसको प्रिवेल किया, बट यहाँ पे जो मिनिस्टर्स है उनको इससे एक फ्री पास नहीं लेना चाहिए और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का डिसीजन अगर लिया जाता है या इस तरीके के स्टेटमेंट्स कभी अगर बोले जाते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑर्डर का मानना है। क्योंकि अगर उनको फ्री पास दे दिया दैट डजंट मीन कि वो कुछ भी बोल सकते हैं अगेंस्ट एनीवन। और स्पेशली जो हमारे देश में चुनाव आते रहते हैं उस समय हम देखते हैं काफ़ी सारे ऐसे कॉमेंट्स किए जाते हैं दैट इज अबाउट रिलीजन एंड एवरीथिंग, तो उन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए, ऐसा ऑर्डर का यहाँ पर मानना है। देन सेकेंड ओपिनियन पे आ जाते हैं। सो व्हाट द टाइटल सेज, A green promise, small enterprises can be the mainstay of the green economy. So हमने कल देखा था कि जिस तरीके से जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया, हमने कल ही डिस्कस किया कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। सो लगभग इसमें कॉर्पस 19,744 करोड़ का यहाँ पर रखा गया। और इंडिया जिस तरीके से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के प्रति काम कर रहा है और काफ़ी सारी कंट्रीज ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रही है, तो इंडिया आने वाले समय में इंडिया इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हालांकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं, बट अगर हम जल्दी इस पर स्टेप्स ले लेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बेटर रहेगा। वही यहाँ पर सरकार करना चाह रही है सो दैट इन कमिंग टाइम्स हम नॉट ओनली इंडिया की जो सिचुएशन है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेट फ्यूल उसका काम कर सके, बट इवन हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सके, राइट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इतना बड़ा कॉर्पस यहाँ पे सरकार ने इसमें डाला है। और यहाँ पे ऑर्डर का ऐसा मानना है कि यहाँ पे ब्राउन हाइड्रोजन और जो दूसरे हाइड्रोजन होते हैं ब्लू हाइड्रोजन, उसके बारे में बताया। बट ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि H2 है, उसमें से हाइड्रोजन को बाहर करना है तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम यूज़ करें। जिस तरीके से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को अगर यूज़ किया जाता है, नेचुरल गैस को, फॉसिल फ्यूल्स को, तो वो हालांकि चीपर पड़ता है बट वो क्लाइमेट के लिए सही नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जी हम सोलर एंड विंड एनर्जी का यहाँ पर यूज़ करें और इसी तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज कर रही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऑर्डर का ये भी मानना है कि इससे एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि जिस तरीके से यहाँ पर एक नई स्कीम लाई गई है और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन को, तो जो नए स्टार्टअप्स है इससे रिलेटेड वो डेफिनेटली यहाँ पर और बेटर यहाँ पे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दिस वी कैन स्किप। देन ऑन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पार्ट, इंडिया प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन। सो इसके बारे में हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो जिस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी यहाँ पर हो सकता है और
उससे क्लाइमेट को यहाँ पर बचाने में काफ़ी यहाँ पर हद तक कोशिश की जा सकती है। बट ये जैसा मैंने आपको बताया अभी कि ये कॉस्टली अफेयर है। अगर कॉस्टली अफेयर है तो जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, दे आर नॉट गोइंग टू गो फॉर इट। बट जब यहाँ पे सरकार के द्वारा कुछ रिलीफ पैकेज, राहत पैकेज और कुछ सब्सिडीज़ यहाँ पर दी जा रही है और काफ़ी सारे फ़ायदे पहुँचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो अल्टीमेटली दीज बिग जायंट्स कॉर्पोरेट, दे आर डेफिनेटली, इवन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एज वेल हु आर वर्किंग इन दिस ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मूव अहेड एंड गो विद द प्लान। सो यहाँ पे ऑदर ने ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी जो हाइड्रोजन हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया कि किस तरीके से फॉसिल फ्यूल्स का यहाँ पर यूज़ होता है, कोल का यूज़ होता है, नेचुरल गैस का यूज़ होता है, तो उसी का ऑल्टरनेट यहाँ पे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के थ्रू यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें। उसी की बात यहाँ पे की गई। व्हाट इज द केविएट, इसमें बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि कॉस्टली है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जाएंगे तो कॉस्टली अफेयर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, बट जब आप रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाएंगे तो ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर कुछ रेट्स भी यहाँ पर दे रखी है। तो ये जो मिशन है इसके तहत हम चाहते हैं कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स यहाँ पे हम 2030 तक प्रोड्यूस करना चाहते हैं ईयर ऑन ईयर। तो उसकी तरफ यहाँ पे सरकार ने यहाँ पर कदम बढ़ाया है और ग्रीन हाइड्रोजन इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस, कीपिंग इन माइंड जो हमारे यहाँ पे सिचुएशन है। और कल भी हमने पढ़ा था साइट के बारे में कि जो प्रोग्राम के अंतर्गत स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज बताइए दैट द सेकंड इज टू सपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग एंड यूज सेक्टर्स एंड प्रोडक्शन पाथवे। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि हम इसके तहत क्या करेंगे, कुछ ग्रिड्स जो है उसमें प्रायोरिटी देंगे, इवन डिस्कॉम्स को यहाँ पे दिया जा सकता है जो ग्रीन हाइड्रोजन, तो वो एनर्जी के लिए यहाँ पे काम करेगा, फिर वापस से वो रिटर्न। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सरकार ने इनिशिएट की है, बट इसका यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है उन सबको ऑर्डर ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन में बताया है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके बारे में हमने इतना इलेबोरेट डिस्कशन नहीं किया, कीपिंग इन माइंड इसके बारे में हमने कल यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा था। अगर आप कल का 5 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे देन यू विल गेट द क्लैरिटी कि इसमें क्या हुआ है। ठीक है, चलिए। सो दिस इज अ स्मॉल न्यूज, नो नीड टू मेक नोट्स। एट स्ट्रेटेजिक डायलॉग इंडिया एंड फ्रांस शेयर व्यूज ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। सो यहाँ पे जो फ्रांस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो यहाँ पर इंडिया आए थे, उनका नाम इमैनुअल बोन, जो इंडिया यहाँ पर विजिट की थी। उनकी बातचीत हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं श्री अजीत डोभाल जी, उनसे उनकी बातचीत हुई है, प्लस जो एस जयशंकर जी है उनसे उनकी बातचीत हुई, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बाकी अदर जो इश्यूज़ हैं स्पेशली कोविड और बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ पर चर्चा हुई, स्पेशली जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उस पर भी बातचीत हुई। और यहाँ पे बातचीत ये भी हुई कि इंडिया जिस तरीके से G20 की प्रेसिडेंसी यहाँ पर अज्यूम कर चुका है, तो उसमें यहाँ पर फुल सपोर्ट यहाँ पे फ्रांस यहाँ पर इंडिया को करेगा। तो दिस इज ए गुड साइन जो यहाँ पे बताया गया। ये लिख रखा है यहाँ पे कि द एम्बेसी ऑफ फ्रांस सेड दैट द विजिटिंग गेस्ट कन्वेड फ्रांस फुल सपोर्ट फॉर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। उसी के बाद यहाँ पे जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया उस रिलेटेड जो इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री RK सिंह जी, दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, वन लाइनर में पूछा जा सकता है क्योंकि नया मिशन है तो एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में। तो उनके द्वारा ये जो मिशन है इसके क्या अचीवमेंट्स आने वाले समय में क्या हम इसके एडवांटेजेस है और किस तरीके से लोग इससे बेनिफिट हो पाएंगे, और किस तरीके से क्लाइमेट से रिलेटेड एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट यहाँ पर मतलब क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो हमारे कदम है उसमें और एक और अच्छे से कहीं ना कहीं गति ये प्रदान करेगा। तो उसको भी यहाँ पर रिआइटरेट यहाँ पे ऑर्डर ने इस पर्टिकुलर न्यूज़ में किया है। ओके, so this news, what the title of the news says, UGC unveils draft norms to allow foreign universities to set up campuses in India. So यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उन्होंने यहाँ पर एक ड्राफ्ट यहाँ पर लाया है कि उस ड्राफ्ट के तहत जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है वो अगर इंडिया में, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी, जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ जो आती है उनमें से अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में अगर यहाँ पे अपना कैंपस सेटअप करना चाहती है तो वो कर सकती है। उसका ड्राफ्ट यहाँ पर आ गया, उसके पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया है कि आपको एक पर्टिकुलर फीस का पेमेंट करना होगा और प्रॉपर एलोकेशन जो स्पेस का होगा, लैंड का होगा, उसमें कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे मदद करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। और एक बार अप्रूवल मिलने के बाद आपको 2 साल में पूरा कैंपस जो है वहाँ पर बनाना होगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है जिस तरीके से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशंस है IIT IIMs उनको भी यहाँ पर बाहर ले जाया जाए, फॉरेन ले जाया जाए और उनकी ब्रांचेज वहाँ पर सेटअप की जाए। इन द सेम वे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पर इंडिया में आके अपना कैंपस सेटअप करने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। सो दिस इज ए वेलकमिंग मूव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देन वी कम डाउन टू द वर्ल्ड सेक्शन। एक छोटी सी न्यूज़
दैट इज तालिबान टू साइन ऑयल एक्सट्रैक्शन डील विद चाइनीज फर्म। सो यहाँ पे हमको पता है कि जिस तरीके से तालिबान ने 2021 में 15 अगस्त को जिस तरीके से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था, तो अभी की सिचुएशन यहाँ पे तालिबान की क्या हो रखी है कि जैसे यहाँ पर ये तालिबान ने कैप्चर किया था, रशिया एंड चाइना दीज कंट्रीज वर आइंग फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान। सो फिर इंडिया ने भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया। इंडिया जानता था कि सेंट्रल एशियन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या किया गया, अब यहाँ पे तालिबान के द्वारा एक ऑयल एक्सट्रैक्शन डील यहाँ पे चाइनीज फर्म्स के द्वारा की गई। सो चाइना का हमें ऑलरेडी पता है जिस तरीके से चाइना डेट ट्रेप पॉलिसी में यहाँ पर फंसाता है और किस तरीके से आगे लेके जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है एंड डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन यहाँ पर लेगी, किस तरीके से हम भी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ और यहाँ पे बिजनेसेस को स्टार्ट करें। रीज़न भी कि हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान को, बट कहीं ना कहीं हमारे कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स वहाँ पे तालिबान अफगानिस्तान में गए थे, उनकी यहाँ पर मीट हुई है, उनसे उनकी बातचीत हुई है। तो इन कमिंग टाइम्स वी माइट सी मोर क्लैरिटी, बट यहाँ पे ये अपडेट है कि तालिबान का और एक चाइनीज़ फर्म का यहाँ पर कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, चलिए, सो हियर आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।